सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। और IYS टीवी में लक्ष्मी गौतम जी का बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने मुझे समय दिया। हमारा शो जो ऋषि शोज के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे। राधे राधे। आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ इस शख्सियत के बारे में। लोग सार्वजनिक जीवन में बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। लेकिन जो शख्सियत आज मेरे संग है, श्रीमती लक्ष्मी जी, जिन्होंने आज मुझे समय दिया, इन्होंने जीवन को बुलंद करते हुए और मुझे लगता है उन मृत आत्माओं के साथ एक सम्मान देने का काम किया है। जो जीवंत में तो सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे लगता है कि ये मृत आत्मा को एक सम्मान देने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए भारत सरकार से पुरस्कृत, उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत, और एक ऐसा नाम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और एक सड़क पर चलता हुआ आदमी इस काम से रुक जाता है कि श्रीमती लक्ष्मी गौतम जी का काम क्या है। सबसे पहले मुझे आप इस काम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गौतम आपके चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं उन सबको राधे राधे कहती हूँ, नमस्कार करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि इस चैनल पर मैं बोल पा रही हूँ और मैं अपने दिल की बात आप तक पहुंचा पा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ये काम करने की प्रेरणा मुझे ईश्वर ने कैसे दी, उन्होंने कैसे मुझे शक्ति दी ये काम करने की। लोग कहते हैं कि बड़ा कठिन काम है, दुष्कर काम है, पर मैं कितनी सहजता से इसे कर जाती हूँ, ये मुझे आश्चर्य भी होता है कभी कभी। 2011 में वृंदावन की भूमि में इस गलियों में, कुंज गलियों में घूमने वाली माताओं की बेबसी को जब नालसा ने देखा तो उन्होंने एक सर्वेक्षण भेजा और उस सर्वेक्षण में इन माताओं के बारे में बताना था। वो सर्वेक्षण मुझे करने का सौभाग्य मिला और सौभाग्य के जरिए मैंने जाना कि इन माताओं की स्थिति क्या है। उस सर्वेक्षण में हमें बताना था कि ये माताओं की संख्या कितनी है, इन माताओं का सोशल स्टेटस क्या है, इनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इनका घर कहाँ है, इनकी उम्र कितनी है। ये सब जानते जानते एक विचार कौंधा कि इनकी मृत्यु के बाद इनका अंतिम संस्कार कैसे होता है। और इस विचार ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैंने इसके लिए जब नालसा से बात की तो उन्होंने कहा इस विषय को आप सपोर्टिंग पेपर के साथ लगा सकती हैं, और मैंने वही किया। परंतु बहुत ज्यादा विसंगतियां मुझे इस जीवन के अंतिम चरण की जो यात्रा है उसकी मिली। तो बहुत कष्ट हुआ, हृदय विदीर्ण हुआ कि ऐसा क्यों। जिन माताओं को जीवन भर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में सम्मान नहीं मिला, मृत्यु के बाद भी जो उनका संवैधानिक अधिकार है, जिसका उस अधिकार को उनको मिलना चाहिए कि मृत्यु के बाद उनका जीवन यात्रा की जो अंतिम कड़ी है उसका ससम्मान अंतिम संस्कार हो, अग्नि में समर्पित हो, वो क्यों नहीं मिलता। तो जब ये विषय मुझे मालूम पड़ा उसी दिन से मैंने संकल्प किया कि वृंदावन और इसके आसपास की भूमि पर अपने प्राण छोड़ने वाली कोई भी माता, चाहे वो आश्रम में रहती हो, सड़क पर रहती हो, कोठरी में रहती हो, मंदिर के चबूतरे पे हो, परिक्रमा पे हो, यमुना के किनारे हो, उस माता के देह छोड़ने के बाद उसके जीवन की अंतिम यात्रा की जो सहज प्रक्रियाएं हैं उनको मैं पूरा करूंगी। और वही काम आज करती आ रही, 2011 से शुरू किया है, आज 2025 है। न जाने कितनी माताओं को इन हाथों से चिता सजाकर, यमुना जल से स्नान करा के, चंदन लगा के, चरणामृत पिलाकर, रामनामी से उड़ाकर, फूल माला अर्पण कर, अपने हाथों से ही उनको मुखाग्नि देकर मैंने उनके इस नश्वर शरीर की रज में मिलाया है। ये पता नहीं कैसे करती हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम। मैं एक प्रश्न आपसे, मेरे दिमाग में आ रहा है कि लोग इस तरह के कामों को जब देखते हैं या अपने सामने किसी को पीड़ा में देखते हैं तो कई बार आंसुओं के रूप में उनका दर्द सामने आता है। श्रीमती लक्ष्मी गौतम जी के वो आंसू सूख गए हैं या अपने अंदर कहीं दबा लिए गए हैं और एक बहुत एग्रेशन के साथ समाज में आके खड़े हो गए हैं, लोगों से लड़ने के साथ। मैं अपने को क्रांतिकारी कहती हूँ क्योंकि बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं। देखिए, समाज के कई रूप होते हैं और वो समाज के रूप मेरी इस यात्रा में मुझे मिले हैं। जब मैंने अंतिम संस्कार शुरू किए थे तो लोगों ने विरोध किया था कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती, महिलाएं चिता नहीं सजाती, महिलाएं अग्नि नहीं देती। तो मेरा यही था कि यदि आप करेंगे तो फिर मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। परंतु ये एक ऐसा काम है, यही क्यों, बहुत से काम ऐसे हैं। मैं इसे समाज सेवा नहीं कहती, मैं अपने को समाज सेविका भी नहीं मानती, मैं सीधे सीधे इसको मानवता की सेवा कहती हूँ, इंसानियत की सेवा कहती हूँ।
और जो मैं कर रही हूँ, समाज सेवा के बहु रूप हैं, उसमें जीवन के बहुत आयाम हैं, बहुत पक्ष हैं। यदि हम समाज को सुधारना चाहते हैं तो हमें उन सारे पक्षों को सुधारना होगा। तो इसलिए मैं अपने आप को समाज सेवी नहीं कहलाती, और न मैं वो समाज सेवी बनना चाहती हूँ कि मंच पर केवल पटका, माला, चंदन और तस्वीर के साथ यदि किसी को समाज सेवी बना दिया जाता है तो मैं उसकी विरोधी हूँ, मैं क्रांतिकारी हूँ। मैं ऐसे आयोजनों का विरोध करती हूँ जिनमें पैसा फूका जाता है, चंदा किया जाता है, पैसा इकट्ठा किया जाता है, परंतु उसी समाज की और उसी वर्ग की कोई विधवा महिला, कोई पीड़िता बेटी, कोई अनाथ बच्चा, कोई पढ़ने से वंचित बच्चा यदि पैसे के अभाव में रुक जाता है, उस बेटी की शादी नहीं हो पाती, गरीब कन्या की शादी नहीं हो पाती, कोई विधवा बेटी दर दर की ठोकरें खा रही है, तो ऐसे आयोजनों का क्या मतलब। तो मैं क्रांतिकारी हूँ और बदलने की कोशिश करती हूँ। नारी शक्ति के रूप में भारत आज सशक्त देश बन रहा है। लगातार नारियां बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं। बड़ा गर्व महसूस होता है कि अभी वर्तमान स्थिति में, अभी युद्ध की स्थिति में भी हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए भारत ने दो नारियों को आगे किया। जी। उन्होंने ही संक्षिप्त विवरण युद्ध के बारे में बताया, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। आप उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे कि जो आंसू आपने दबाए और दबा के लोगों के लिए काम किया, उन मृत आत्माओं के लिए काम किया, तो उन महिलाओं से क्या कहना चाहोगे जो समाज में प्लेटफॉर्म नहीं मिला, या कहीं वो करना तो चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं, हम्म। उनके लिए संक्षेप में कुछ शब्द। मैं 96 की बात करूं तो यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, सम्मेलन था, जिसमें आदरणीय विजया राजे सिंधिया और आदरणीय सुषमा स्वराज जी थी। और सुषमा स्वराज जी का वो भाषण आज भी मेरे कानों में गूंजता है। आपने जो नारी सशक्तिकरण की बात की, और आज भी जो इस युद्ध में दो महिला हमारी बेटियों ने आगे आकर जो एक साहस का परिचय दिया है, अपनी योग्यता का परिचय दिया है, वो तारीफे काबिल है। उन्होंने कहा था कि महिलाएं हमेशा नेतृत्व करती हैं, और उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया कि जब जंगल में शेरों का झुंड चलता है, हाथियों का झुंड चलता है, तो हथनी ही उसका नेतृत्व करती है और बहुत अच्छा। शेरनी ही उसका नेतृत्व करती है। तो वो मेरे दिमाग में कौंधता था। तो जब ये काम मेरा सामने आया, अंतिम संस्कार का काम आया, तो मैंने कहा मैं ये काम क्यों नहीं कर सकती। जरूर कर सकती हूँ। जब महिलाएं इतना सब कुछ कर सकती है तो शमशान घाट पर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मुझे वाकई में ये बड़ी बात नहीं लगती। हाँ, आपने जो सवाल किया है वो एक अंतर मन में कौनता है कि महिलाएं ये क्यों कहती हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, केवल घर की चार दीवारी तक सीमित हैं, केवल अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए। यदि वो जिम्मेदारी को समझें, घर से बाहर निकलें, भले ही नौकरी ना करें, भले ही बिजनेस में सहयोग ना करें, परंतु उसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं कि वो कर सकती हैं, अपने स्तर से कर सकती है। एक महिला यदि थोड़ी पढ़ी लिखी है, थोड़ी सी कुछ जानती है, तो अपने अड़ोस पड़ोस के गरीब बच्चों को लेके उन्हें पढ़ाकर भी समाज में कुछ आयाम पेश कर सकती है। मैम, आप समाज के लिए एक ऐसा काम करती हैं जो अधिकतर महिलाएं ना सोचती हैं, ना कर पाती। ये साहस आपके अंदर है, और मैं पूछना चाहूंगा आपका परिवार आपको कितना सपोर्ट करता है, कितना साहस मिलता है आपको अपने परिवार से? ये पूरा सपोर्ट मेरे परिवार का ही है। मेरी आदरणीय सासू माँ, स्वर्गीय श्रीमती कनक लता गौतम जी, जो एक शिक्षिका भी थी, और उन्हीं के नाम से मैंने अपनी संस्था का नाम रखा है, कनक धारा फाउंडेशन। वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत थी। मेरे जीवन के दो आदर्श रहे, मेरे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय कन्हैयालाल गौतम, और मेरी स्वर्गीय सासू माँ कनक लता गौतम जी, ये मेरे जीवन के आदर्श हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया, और मुझे एक ध्येय वाक्य था जो चलता है कि अन्याय न करो न सहो। उन्होंने एक इसके साथ सिखाया कि अन्याय देखो भी मत। यदि रास्ते में कोई बेटी छेड़ी जा रही है तो वो अन्याय हो रहा है, उसको देखो भी मत। अपने तक सीमित क्यों रखो कि करो भी नहीं, सहो भी नहीं, देखो भी मत। ये मुझे उन्होंने सिखाया। और मेरी सासू माँ ने मुझे जुझारू बनाया कि रात दिन कुछ नहीं होते हैं, काम करने के लिए रात भी उतनी है, दिन भी उतना है। तो मैं जुझारू बनी, कर्मठ बनी। ये मेरी सासू माँ की मेरे देन है, उनका आशीर्वाद है। मैम, हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं, मुस्कुराता भारत। मेरे मुस्कुराने का मतलब केवल यही नहीं है कि आप केवल हंसें या आप केवल मुस्कुरा रहे हैं। आप जिस काम को कर रहे हो, आप उन मृत आत्माओं को शांति के लिए, सम्मान के लिए काम कर रहे हो। आपको क्या लगता है, आप अंदर से कितना मुस्कुराते हो और कितने लोगों को मुस्कुराने का मौका देते हो? कितने लोग आपके इस काम की वजह से आपसे जुड़े? जीवन की सच्चाई है, जीवन और मृत्यु ये तो सच है, ध्रुव सत्य है कि यदि व्यक्ति जिंदा है तो वो मरेगा भी। परंतु मरेगा किन परिस्थितियों में, ये एक अलग बात है, ये प्रकृति का नियम है, और इसको हम, इस शाश्वत सत्य को हम नकार नहीं सकते। आपने मुस्कुराने की बात कही, और वाकई में जीवन एक, आपने कहा मुस्कुराता भारत, तो जीवन एक मुस्कुराता भारत ही है, और हम लोगों के लिए, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम इस भूमि में उत्पन्न हुए हैं। जब कोई माँ का या किसी साधु का या किसी भिखारी का या किसी गरीब का अंतिम संस्कार करती हूँ, चिता पर सजाती हूँ, तो मन में बहुत से सवाल कौनते हैं। विशेषकर जब किसी ऐसी असहाय महिला के शव को मैं अंतिम संस्कार करती हूँ, तो लगता है कि इसने सारी जिंदगी कष्ट पाया,
इसको वो सम्मान नहीं मिलना जो मिलना चाहिए था। इसको प्रकृति के नियम के तहत जो इसका पति मरा पर नाम विधवा इसको मिला। उसका अपना भी तो नाम था, वो किसी की बेटी थी, किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, वो नाम क्यों नहीं मिला? केवल पति के मरते विधवा हो गया। आज यदि ये संसार से अलविदा हो गई है और इसका अंतिम संस्कार मैं कर रही हूँ, तो शायद अब इसका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये किसी दूसरे जन्म में जाएगी या प्रभु के चरणों में जाएगी, तो एक मुस्कुराने की वजह तो है ही। श्रीमती लक्ष्मी गौतम वृंदावन की पावन भूमि से चले, बचपन यहीं बीता, पैदा भी यहीं हुई और राष्ट्रपति भवन तक पुरस्कार मिले। श्रीमती लक्ष्मी गौतम आज अपने इन कामों को करते हुए अपने को कहाँ खड़ा पाते हैं? लोगों को क्या विचार देना चाहेंगे? लोगों को क्या कहना चाहेंगे, खास तौर से महिलाओं को? देखिए, मैं पढ़ने में शुरू से जुझारू रही, मैंने पढ़ाई की, फिर मैं कमीशन से मेरा सिलेक्शन हुआ, आज प्रोफेसर के पद पर हूँ मैं, और मेरा रिटायरमेंट भी हो गया है। महिलाओं को कभी भी विवाह के बाद अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री नहीं समझ लेनी चाहिए। यदि वो सक्षम है पढ़ाई करने में या उनमें कोई योग्यता है, क्योंकि स्वाभिमान से स्वावलंबन तक, यदि मेरे अंदर स्वाभिमान है, मैंने देखा अक्सर के महिलाएं घर तक सीमित हो जाती हैं, जीवन को येन केन प्रकारेण। मैं बहुत हाई फाई सोसाइटी की बात नहीं कर रही, मध्यम वर्गीय मैंने बहुत सी, क्योंकि मेरे पास ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। मध्यम वर्गीय महिलाएं जो परिवार की किसी समस्या से, आर्थिक समस्या से या सामाजिक समस्या से जूझ रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान पर चोट पहुंचती है। और यदि हम स्वावलंबी हों तो हम स्वाभिमान को भी बचाए रख सकते हैं। बहुत से कारण आर्थिक होते हैं, बहुत अच्छा। आर्थिक कारणों की वजह से भी आदमी के स्वाभिमान को चोट लगती है। तो महिलाओं को स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, और इसके लिए उन्हें स्वावलंबन, जरूरी नहीं कि घर से बाहर जाके ही नौकरी करें, वो घर में रहकर भी, घर की चार दीवारी के अंदर भी कुछ ऐसा कर सकती हैं जिससे परिवार मजबूत हो, समाज में उनकी पहचान बने। एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। समाज के लिए बहुत सारे काम आप करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ एक बच्ची की मुस्कान, एक नाबालिग बच्ची की मुस्कान और एक बुजुर्ग की मुस्कान, आप किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, बुजुर्ग की मुस्कान तो उसने पूरा जीवन देखा है, पूरा जीवन बीत गया उसका, उसने पूरा जीवन, और यदि वो मुस्करा रही है या मुस्करा रहा है, तो इसका मतलब है कि जीवन उसका पूरा बहुत अच्छे से कटा। जरूरी नहीं कि सारे वृद्धों और बुजुर्गों का जीवन कठिन कटा हो। बहुत से परिवार ऐसे यहाँ आज भी माता पिता बहुत खुश हैं अपने बच्चों की सेवा से। तो वो मुस्करा रहा है, और सही मायने में यदि मुस्करा रहा है तो उसका जीवन धन्य है। ये उसके जीवन की एक पहलू है कि उसने जीवन को बहुत अच्छे से जिया है, तभी तो मुस्करा पा रहा है। नहीं, आंसुओं का दर्द अलग से दिख जाता है। हम किसी माता से मिलते हैं तो उसकी आंखों में भले ही आंसू नहीं हो, पर उसकी वाणी से, उसके चेहरे से उसके दर्द को पहचान लेते हैं। और एक बेटी जिसने अपना जीवन शुरू किया है, जो एक मासूम बच्ची है, उसे जीवन में अभी नहीं मालूम कि उसको कितनी कितनी चीजों से गुजरना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। ईश्वर न करे उसके संग कोई कठिन परिस्थिति आए, परंतु वो मुस्करा अभी उन सारे झंझावातों से दूर, सारी समस्याओं से दूर, वो केवल जीवन को मुस्कराना मानती है कि जीवन बहुत सुंदर है, और ईश्वर करे उसका जीवन सुंदर रहे और वैसे ही मुस्कराती रहे। क्रिएटर आईवाईएस और आईवाईएस की टीम मुस्कुराता भारत अभियान पे काम कर रही है। आज हम 550वां इंटरव्यू ले रहे हैं श्रीमती लक्ष्मी गौतम जी के रूप में। आप हमारी टीम से क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने इतने इंटरव्यू किए, लोगों को सुनने और सुनाने का मौका मिला, लोगों को ऐसी ऐसी शख्सियतों से परिचय कराया आपने कि जो उनके जीवन में मैं मानती हूँ कि जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर से कुछ आवाज आती है कि हम बदलें। मैं अक्सर करके जिन लोगों को सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ जीवन में अच्छा है, उतारना चाहिए, तो मैं उतारती हूँ उनको जीवन में। तो आपके भी इंटरव्यू लोग देखते होंगे, अच्छे अच्छे लोगों को सुनते होंगे, तो उन इंटरव्यू साक्षात्कारों से उनको जो सुनने को मिलता है, उससे जीवन थोड़ा भी यदि बदलता है, और जीवन बदलता है तो समाज बदलता है, समाज बदलता है तो राष्ट्र बदलता है, तो हमारे राष्ट्र का एक जिम्मेदार नागरिक भी मिलता है। एक अंतिम क्वेश्चन, बहुत छोटे सूक्ष्म में बताना, जीवन का कोई ऐसा पल जब लक्ष्मी गौतम दिल से मुस्कुराए? न तो मुझे कभी इतने बड़े पुरस्कार मिले भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, राष्ट्रपति महोदय से मिली, मोदी, हाँ बड़ी गौरव तो महसूस होता है कि मैं इन लोगों से मिली। और मेरे जीवन, क्योंकि एक छोटी सी गली में रहने वाली एक सामान्य परिवार की बेटी, सामान्य परिवार की बहू, यदि राष्ट्रपति भवन और पीएम हाउस से न्योता आता है तो बहुत बड़े फक्र की बात है। जहां तक लोग सोच नहीं पाते वहां मैं बिन बुलाए पहुंचती हूँ, बहुत मतलब अच्छा। अपने उस पर नहीं, मिलने का टाइम नहीं, लेकिन उनके बुलावे पे पहुंचती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत, मेरे परिवार के लिए बहुत गौरव की बात है। मेरा परिवार मुझे बहुत सहयोग करता है और इसका फक्र महसूस करता है कि हम, मैं उनकी माँ हूँ, मेरे पति फक्र महसूस करते हैं कि मैं उनकी पत्नी हूँ।
कहने का आशय ये है कि मैं मुस्कुराती तभी हूँ जब कोई अंतिम संस्कार करती हूँ और लगता है कि आज मेरा जीवन फिर धन्य हो गया। बहुत अच्छा मैम, आपने हमको समय दिया। राधे राधे, धन्यवाद।